हमारी एक्सपोर्ट क्या है? फुटबॉल, चावल, गंदम। यार ये नहीं, उनके देखो उन्होंने टाटा बना ली, क्या कहते हैं कितनी जियो से रिलायंस बना ली, यहाँ पे सिम जय जोंग वो भी बाहर की आ रही है। यार आप अपना भी कुछ बनाओ। पाकिस्तान ने जापान जैसे मुल्क को कर दे दिए। वो आप 1960 की बात कर रहे हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उस वक्त के भी लोग थे ना जिन्होंने ऐसी माशी पॉलिसी बनाई कि जापान जैसे मुल्क को कर्जे दे रहे थे, वो यानी कर्जे दे रहे थे, तो उसका मतलब कि हमारे ब्राजील काफी कर रहा है भारत के यूपीआई सिस्टम। इस वक्त 330 बैंक हैं ये भारतीय जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। कि मोदी जी की चीजें जरा देखना, मैं हैरान हूं कि फ्रांस में वो गए हैं तो उन्होंने यूपीआई की बात की है। हाँ। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अब इंडियन टूरिस्ट आएंगे तो इंडियन करेंसी में बात करेंगे। जी जी। पाकिस्तान की सेमिनारीज में जो है बचपन से बच्चों को ये बताया जा रहा है कि वुमेन की तो रिस्पेक्ट है ही नहीं इधर। कहीं पे भी खड़े होकर कोई किसी को भी कुछ भी बोल के चला जाता है और कोई पूछने वाले ही नहीं होता। खास तौर पे हमारे जो मदारिस हैं इनमें बच्चों को यही तालीम दी जा रही है कि वुमेन का कोई राइट नहीं है बाहर घर से निकलने का या उसको एजुकेट करने का। तो फिर जब अगर उनको कोई वुमेन इस तरीके से किसी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे दिखती है तो फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। इकोनॉमी मजबूत थी जिससे पाकिस्तान कर्जा लेता है, इंडियंस वहाँ पे बैठे। अब आप देखिए अगर बंदा कोई पैसा लगा के दुबई जाता है वो वहाँ पे सफाई वगैरह काम कर रहा होगा, इंडियन हमेशा मैनेजर की पोस्ट पे बैठा होगा और बिजनेस करता है। ये बात सच है नहीं है? बिल्कुल हकीकत है। ये ज़ूहो जैसा प्लेटफॉर्म इंडिया ने अनाउंस किया। यूट्यूब की जगह भी अभी इंडिया एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, फेसबुक की जगह लेके आ रहे हैं, टिकटॉक की जगह लेके आ रहे हैं और गूगल की जगह भी इंडिया इस वक्त काम कर रहे हैं। अगर हम ये समझते ना कि भाई हम जंग के जरिए जंग का माहौल पैदा कर हम इकोनॉमी अपनी मजबूत कर लेंगे, एवर एंड नेवर। आज अफगानिस्तान का बच्चा आपसे उतनी ही नफरत करता है। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, अफगानी स्टूडेंट पढ़ते हैं वहां जाके, उनकी पुलिस और फौज की ट्रेनिंग जो है वो भारत करता है। वहां पे उन्होंने इतनी ज्यादा वेलफेयर के काम किए हैं कि आप सोच नहीं सकते। पैसा उन्होंने बहुत वहां पे इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट से मुराद है कि डोनेट किया है अफगानिस्तान के अंदर। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन्होंने गंदम दी है और वो आपको कहते थे यहां से गुजर के जाने दो गंदम के। इंडिया का जो वंदे मातरम है उसको 150 साल हो गए। कहा जाता है कि ये वंदे मातरम जो है वो सिर्फ एक गाना नहीं है, ये हमारी जो रूह है उसका वो कॉल है, जिसकी वजह से हमें फ्रीडम मिली, स्ट्रगल की इंडिया ने, इसकी जो अपनी पैट्रियटिज्म जो है वो दिखाया। और इंडियन जो सोल्जर्स हैं, लोग हैं, वो इसमें वो याद करते हैं इसको। और जो वंदे मातरम है ये एक इमोर्टैलिटी की बात करती है सोल्जर्स, फौजियों के अंदर। इमोर्टैलिटी मीन्स दैट वी विल नेवर डाई। ठीक है जी। और ओके जी, इंडिया जो है हमारी माँ है, हमारा मुल्क है। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे जिन्होंने आई थिंक इसको लिखा, उन्होंने ये कैसे ये इंडिया की बन गया कि पूरे का पूरा जो इंडिया है और इंडियन फौज जो है वो सारी की सारी उसको याद करती है और वो सारा होता है। जय दोस्तों, जय श्री राम। जब भाई 1947 में पाकिस्तान बना, जिस तरीके से अपने बेटे को घर बना के दिया जाता, पाकिस्तान को ऐसे दिया था, बट पाकिस्तान भाई निकला नशेड़ी और सस्ते नशे इनके ठोकते हैं ये। तो पाकिस्तानी चाचा बोल रहा है कि भाई ऐसा दौर था कि हमने जापान को भी कर्जे दिए हैं। और भाई एक ऐसा दौर था, एक्चुअल में था, बट पाकिस्तान के अंदर जिस हिसाब से, यानी कि जो इनके प्रधानमंत्री है उसको साइड पे करके इनके आर्मी के जो जितने भी सेना प्रमुख आए हैं उन्होंने देश को संभाला। जब से पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, बेड़ा गर्क हो गया। और बाकी आप लोग एक बार पाकिस्तानी रिएक्शन देखिए। और भाई 150 साल वंदे मातरम को पूरा होने पर आप लोग जय माता की, जय भारत माता जरूर लिखें। ग्रोथ के अंदर दुनिया के किसी कौमों को जब गुलाम बनाया जाता है ना तो उनकी माशी सूरत हाल खराब कर दी जाती है। आप भी मीडिया तो ताल्लुक रखते हैं, आप ईमानदारी से बताइएगा, अगर आपको 2 वक्त की रोटी ना मिले तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? मैं कोशिश करूंगा, मेहनत करूं और अगर आप उसका रिजल्ट ना मिले, आपको तालीम के हिसाब से जॉब ना मिले, फिर आप क्या करेंगे? देखिए ये तो ऑप्शन तो ये तो आप बता रहे हैं, बिल्कुल काफ़ी सारे बहुत टफ फैसला फिर लेना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ आपकी बात हकीकत है कि यंगस्टर को, नौजवानों को बहुत ज़्यादा जॉब के अंदर मुश्किलात है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर आईटी की एक्सपोर्ट कितनी है, पाकिस्तान की और इंडिया की आपको पता है कितना बड़ा फर्क है? इंडिया को तो कंपेयर अभी नहीं कर रहा। नहीं, इंडिया से तो कंपेयर करते हैं, पॉलिटिशियन सब इंडिया से तो कंपेयर करते हैं। देखिए मैं एक बात बताऊँ, देखिए अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो स्पेशली हम कराची की बात करें जो पाकिस्तान का माशी हब है, सबसे बड़ा सिटी है पाकिस्तान का। अगर आप यहाँ पे देखें तो कितने बाइका के लोग मिलेंगे, आप उन बाइकों वालों से अगर इंटरव्यू करें ना तो वो आपको बताएंगे कि उनकी एजुकेशन क्या है, उन्होंने किस तरह तालीम हासिल करी, आखिर में बेचारे बाइक चला रहे हैं। लेकिन इंडिया इस वक्त आपको पता है बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गया। इंडिया जब आप देखें 2014 के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं, मोदी जी की हुकूमत जब आई थी उस वक्त इंडिया 10th लार्जेस्ट वर्ल्ड की इकोनॉमी थी। इस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और अनकरीब कहा जा रहा है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी इंडिया। और अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया 3री इकोनॉमी बन जाएगी दुनिया की। पाकिस्तान भी कोई ऐसा गया गुजरा मुल्क नहीं है। अगर मादी देखें पाकिस्तान का तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जापान जैसे मुल्क को कर दे दिए। वो आप 1960 की बात कर रहे हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उस वक्त के भी लोग थे ना जिन्होंने ऐसी माशी पॉलिसी बनाई कि जापान जैसे मुल्क को कर्जे दे रहे थे, वो यानी कर्जे दे रहे थे, तो उसका मतलब कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी मजबूत थी। देखिए अंकल जो आप बात कर रहे हैं ना, ये जापान को और जर्मनी को भी पाकिस्तान ने लोन दिया था, लेकिन ये 1960 की बात है। 1960 के बाद फिर 1970 के बाद पाकिस्तान ने पीछे ये आगे इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं की है। देखिए इकोनॉमी इंशाल्लाह ग्रोथ होगी, अल्लाह ने चाहा, लेकिन इसके लिए एक लफ्ज़ जो मैंने बोला था ना, जज्बा,
सिंसियरिटी और वतन से मोहब्बत ही आपको ये मजबूती दिखाएगी। जब हम लोगों को इस बात पर एग्री करेंगे कि आप माशी तौर पर मजबूत होने के लिए तालीम को सबसे बड़ा अपना जरिया बनाएं। आप देखें ना, आईटी में आप बात कर रहे हैं इंडिया की, तो वहाँ पे इसका मतलब है तालीम का रुझान ज़्यादा हुआ है। इंडिया की इस वक्त यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज टॉप के ऊपर आई हैं। वो पॉजिटिव चीज़ हम ले लें। हमारे यहाँ अगर लैपटॉप बट रहे हैं, ये बट रहे हैं, जो भी बट रहे हैं, चलें, अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जब तक आवाम को इस चीज़ से बाहर नहीं निकाला जाएगा कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, खुदा का शुक्र अदा करो। उनको ये बोलो तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं, तुम्हें बहुत कुछ देना है। जब तक उनको आप वो सब कुछ नहीं देंगे, जब तक हमारी इकनॉमी मजबूत नहीं होगी ना, जब तक हम कमज़ोर कहलाएंगे। यानी आप कह रहे हो पाकिस्तान के अंदर, और ये हमारा डाटा भी मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल से ज्यादा मदारिस ही मौजूद है। तो आप कह रहे हो कि मदरसों के अंदर ये सिखाया जाता है कि विमेन राइट्स कुछ भी नहीं है, विमेन या तो घर की है या तो कब्र की है, ये सिखाया जाता है, इसीलिए जो है वो ये सारे जराइम हो रहे हैं आज। जी बिल्कुल, यही वजूहत है इन सबकी। लेकिन इस्लाम के अंदर तो विमेन राइट्स भी मौजूद है। पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, फिर यहाँ विमेन राइट्स पर काम क्यों नहीं किया जा रहा? 18 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर मौलवी है, 50,000 से ज्यादा पर मदारिस है, तो फिर दीन की सही तालीम के विमेन राइट्स क्यों नहीं दिए जा रहे? क्योंकि देखें, अभी जेंडर गैप की जो रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान का नंबर सबसे लास्ट पे आया है वुमेन राइट्स देने पे, जबकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ पे जो है ख़वातीन को ना उनके प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाने तक की इजाज़त ही नहीं होती ना। अगर हम अब यहाँ पढ़ने आए हैं, अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, हमें अपनी सेफ्टी का पता ही नहीं है डेफिनेटली। लेकिन रेप और हरासमेंट को हमेशा यहाँ पर विमेन के दुपट्टे के साथ, उनकी ड्रेसिंग के साथ जोड़ दिया जाता है। इवन अगर आप पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जो अभी जेल में सड़ रहे हैं, उनकी भी अगर आप स्टेटमेंट उठा के देख लो, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि शॉर्ट कपड़े जब लड़की पहनती है तो वो रेपिस्ट को खुद दावतनामा देती है। तो इस हवाले से आप क्या कहती है कि हर चीज तो विमेन की ड्रेसिंग के साथ कनेक्ट कर दी जाती है, लिंक कर दी जाती है? डेफिनेटली यही हो रहा है कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर ख़वातीन जो है छोटे कपड़े पहन के बाहर निकलेंगी तो वो उनके साथ रेप करना तो मस्ट है। ये हमें क्या मस्ट है? नहीं, डेफिनेटली नो। ये हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में बैठ के कहा था, क्योंकि वो इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं कि हमारे माशरे में जो ख़वातीन पर जुल्म हो रहा है, जब तक उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, उसकी कोई एक्शन नहीं उनसे लिया जा सकता, तो वो इसका जो है ना सारा वुमेन की ड्रेसिंग पे डाल देते हैं कि अगर वो सही कपड़े नहीं पहन के निकलेंगी तो उनके साथ तो ये होगा। तो देखिए भाई, अब देखिए पाकिस्तान के अंदर ये महिलाएं हैं जो बातें कर रही हैं। अगर देखिए महिलाओं की बात कर लेना, जिस देश के अंदर महिला 4 को बेड का खिलौना बना दिया जाता है, यानी कि एक मर्द के साथ 4 औरतें, तो उस देश की तरक्की क्या हो गई? 2014 से पहले भी भारत के अंदर भी महिलाओं को 3 तलाक थे। मोदी साहब की जब से सरकार आई तो उन्होंने इस चीज को खत्म करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी महिलाओं को एक बराबर एक मंच दिया। उस देखिए वो देश आगे वही बढ़ता है जिस देश में उच्च नीच जाति न मानकर सभी इंसानों को समान अधिकार, समान अवसर में प्रदान हो, तो वही देश तरक्की की राह पर जाएगा। और भारत के अंदर आज ऐसा आप लोगों को देखने को मिल भी रहा होगा। देखिए आज बात कर ले तो पाकिस्तान है एक, यानी कि ऐसे मुहाने पर खड़ा है, एक तरफ कुआं है पाकिस्तान के लिए, एक तरफ खाई है। यानी कि भाई चीन के जूते चाटे तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, अमेरिका के चाटे तो चीन नाराज हो जाएगा। भारत एकमात्र आप लोगों को देखने को मिला होगा ऐसी शक्ति उभर कर आई है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ट्रंप ने अपने भाई नाक रगड़ लिए, घुटने रगड़ लिए, बट भारत उसके सामने झुका नहीं। आज भारत इसी वजह से है, भारत आज तमाम दुनिया भारत को सैल्यूट करती है।